नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे संतान सुख, जहां आपने देखा है कि किस तरीके से लोग निराश होकर आते हैं और आशा भरी उम्मीद लेके जाते हैं। लोग खुश होते हैं कि किस तरीके से उनकी गोद भर चुकी है, क्योंकि संतान सुख से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये बच्चों के लिए, यानी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो संतान के सुख से वंचित है, उन सभी के लिए ये जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो इसी बीच हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संतान के बारे में, जो कि निसंतानता, जो एक श्राप कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप होता है। जिस औरत के बच्चे नहीं होते वो शायद कहीं ना कहीं अधूरी होती है। तो इस अधूरापन को पूरा आज ये पूरा एपिसोड करने वाला है, तो आप लास्ट तक इस एपिसोड में बने रहिए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से, जो कि इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने कई ऐसे घर हैं जिनमें किलकारियां गुंजवाई है और बहुत ही अच्छे से लोगों को परामर्श भी दिया है। तो सर, सबसे पहले सवाल जो आपसे होगा वो होगा IVF को लेकर के, क्योंकि लोगों के बच्चे नहीं होते हैं और IVF जो है वो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि हम करवाएं ना करवाएं, क्या इसके रिजल्ट होंगे, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो IVF होता क्या है, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, IVF एक प्रक्रिया है और एक छोटी सी हल्की सी पेनफुल प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। पेशेंट सोचता है कि भाई बहुत दर्द होगा या इस तरह की परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हम लोग करते हैं उसमें मतलब उसमें एग का जो निर्माण है, कुछ इंजेक्शन हमारे पास में होते हैं। मेंसेस के सेकेंड डे हम लोग बुलाते हैं और बुलाने के बाद में कुछ इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देते हैं और देने के बाद में करीबन 14वें-15वें दिन हम लोग एग निकाल लेते हैं और लैब में एग को ले जाते हैं। इसके बाद में आदमी जो होता है उससे स्पर्म लेते हैं, 2 बार लेते हैं और 2 बार स्पर्म लेने के बाद में उस एग और उस स्पर्म को मिला के 3 दिन या 5 डेज, कुछ जानकारी ये कहते हैं 5 डेज रखना चाहिए, कुछ 3 दिन का रखते हैं। इसके बाद में उस जो भ्रूण हमारा तैयार हुआ है उसको दोबारा इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में। तो ये प्रक्रिया एक IVF की प्रक्रिया कहलाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि बच्चे का हमने जो निर्माण है 3 से जो 5 दिन का निर्माण है वो बाहर किया और बाहर करने के बाद में दोबारा गर्भाशय में स्थापित कर दिया। अब जैसे आपने पूछा कि इसकी सफलता दर कितनी है, यदि पूरे विश्व की सफलता दर हम लोग देखते हैं तो वो 30 से 40% के बीच में आती है, वो भी एज के साथ में। यदि आपकी एज 30 से 40 के बीच में है तो करीबन 40%, और यदि 40 से ऊपर है तो घट के वो 20 या 30 पे, और यदि 40 से ऊपर हो जाती है तो वो 10% पे आ जाती है। तो सफलता जो आपकी डिपेंड करती है आपकी एग की क्वालिटी पे, आपके स्पर्म की क्वालिटी पे। हाँ, जहां हम लोग भ्रूण बना रहे, एम्ब्रियो बना रहे हैं उस लैब पे, और जो उसको 3 से 5 दिन रख रहा है जो डॉक्टर जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो डॉक्टर कितना अच्छा है और लैब कितनी अच्छी है, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। यदि ये सब कुछ नहीं है तो 30 से लेके 50% तक ही उम्मीद रख के चले। पेशेंट ये ना सोचें कि भाई हम जा रहे हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि जो पेशेंट्स हैं वो आएंगे आपके पास, आपसे परामर्श भी लेंगे, आप उनका इलाज भी करेंगे, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके एज पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कितना उनकी जो बच्चे को धारण करने की जो उनकी क्षमता है वो किस तरीके से होगी। जैसे आपने IVF के बारे में अभी बताया, तो दूसरा आपने ये भी बताया कि उनके एग्स को या स्पर्म को आप अलग रखते हैं कुछ दिनों तक के लिए, और कुछ दिनों के लिए आप स्पर्म और एग्स को अलग रख के उन्हें कुछ प्रोसेस होता है वो करते हैं, देन उसके बाद वापस से उनके गर्भाशय में डाल देते हैं। तो सवाल अब ये भी बनता है कि क्या पुरुष और महिला दोनों के स्पर्म और एग्स होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि किसी की स्पर्म में कमी हो, तो अगर स्पर्म में कमी है तो वो बनाए जा सकते हैं, या फिर क्या होता है इसमें भी कोई मतलब साइंटिफिक रीज़न होता है कि हाँ इसके थ्रू भी इसमें स्पर्म और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपने पूछा स्पर्म और एग के बारे में, तो 3 चीज़ें हम लोग मुख्य रूप से लेके चलते हैं, एग, स्पर्म और लाइनिंग यूट्रस। 3 ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपका क्वेश्चन आया कि भाई यदि स्पर्म नहीं है तो
या स्पर्म की संख्या कम है। स्पर्म की संख्या कम है तो ICSI आजकल हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग एक सिंगल स्पर्म से हम लोग सब पैदा होते हैं, तो सिंगल स्पर्म ICSI से हम लोग कर सकते हैं। बात आती है नील स्पर्म की। यदि नील स्पर्म है तो टेस्टिस से हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। बहुत से पेशेंट होते हैं कई साल तक मेडिसिन खाते रहते हैं, नील स्पर्म है जी, बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कराना है। कुछ मेडिसिन आती है जो आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने खानी है, और इसके बाद में हम लोग जो करते हैं वो टेस्टिस से टीसा कहते हैं, उसको निकाल के लैब में रख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने जैसा किया कि एग का क्या मतलब होता है यदि एग नहीं है। देखिए, यदि एग नहीं है या एग की संख्या कम है, यदि संख्या कम है एग की और उम्र कम है, एक टेस्ट होता है AMH जो हमें ये बताता है कि एग की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है। यदि क्वालिटी कम है और क्वांटिटी भी कम है तो उसको कुछ हद तक हम लोग दवाई दे के, इंजेक्शन लगा के और आगे चल के हम लोग उससे बच्चा बना सकते हैं। यदि एग बिल्कुल नहीं है तो आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। ये हमारा AMH टेस्ट हम लोगों को बता देता है। यदि AMH कम है, उम्र कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि AMH कम है, उम्र ज्यादा है तो वाकई घबराने की जरूरत है, और हो सकता है आपको डोनर एग लेना पड़े, क्योंकि स्पर्म और एग को हम बीज कहते हैं। जैसे कोई किसान होता है और वो यदि अपने खेत को बुआई करने जा रहा है तो उसको बीज की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास बीज नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं से बीज मोल लेना पड़ेगा। और यदि खेत नहीं है, यूट्रस खेत होता है, यूट्रस जैसे एक किसान खेत को तैयार करता है, ऐसे ही डॉक्टर भी उस यूट्रस को तैयार करता है। और जब यूट्रस तैयार होता है, जब हम भ्रूण बना के रखते हैं तो वो चल जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों के जवाब शायद मिल गए होंगे कि यदि एग और स्पर्म की समस्या है तो आपको क्या करना है। जी, जैसे आपने जवाब दिया है उसके बीच में आपने एक EMH वर्ड का यूज किया है, या कि EMH वर्ड है क्या? ये ओवरी का रिजर्व हम लोगों को बताता है। AMH जो टेस्ट होता है ये करीबन कभी भी आप करा सकते हैं। मेंसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। भूखे पेट, खाली पेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए सीधे अपनी, जहां आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जहां पहले भी आप गए होंगे, वहीं जाइए, आप बोलिए मेरा AMH टेस्ट कर दीजिए। वहां जाके आप जो अपने AMH की टेस्ट की रिपोर्ट सेम डे आ जाती है। 1000 से लेके 2000 के बीच की ये इसकी रेट होती है, लैब टू लैब होती है। और ये हमें 2 से लेके 4.5, 2 से लेके 4.5 के बीच में इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। यदि आपका 2 से नीचे आ रहा है तो लो AMH की तरफ आप जा रहे हैं। एक AMH 1 AMH पे भी हम लोगों ने देखा कंसीव हो जाता है। 1 से नीचे वाले भी कंसीव हो जाते हैं, पर कई बार एबॉर्शन होने की संभावना बनी रहती है। यदि आपका 4.5 से ऊपर AMH है तो उस केस में आपका हाई AMH है। हाई AMH का मतलब ये है कि आपके अंडे ज्यादा बन रहे हैं, और ज्यादा बनने के बाद में उस अंडे से आपका बच्चा मतलब वो मैच्योर होके नहीं आएगा। हर महीने होता क्या है कि एक अंडा निकलता है और वो मैच्योर होके निकलता है। मैच्योर होने का मतलब है परिपक्व होके वो तैयार होता है, और तैयार होने के बाद में वो वेट करता है। इसके बाद में स्पर्म उससे मिलता है, ट्यूब में मिलता है जो फॉलोपियन ट्यूब होती हैं, और वहां बच्चा बन मतलब इम्ब्रियो बन के वापिस यूट्रस में आता है। तो ये AMH की एक जो मतलब आजकल ये कुछ ही सालों से टेस्ट आया है, तो इसमें करीबन 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं इस टेस्ट को। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, सभी को कराना चाहिए। यदि 2 साल शादी को हो गए और इनफर्टिलिटी की दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल जाएं लैब में, और जाने के बाद में अपना ये टेस्ट कराएं। आप इसी से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि वजह क्या है मुझे बच्चा ना होने की। आपने अभी EMH को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, और आपने बताया कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी अगर हो रही है तो उसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। सवाल कहीं ना कहीं अब ये भी उठता है कि आजकल के समय में लोग कहते हैं कि जल्दी शादी होने की वजह से भी बच्चे को कंसीव करने की क्षमता उस महिला में कम हो जाती है। तो क्या ये सच है कि जल्दी शादी होने की वजह से भी उनमें ये दिक्कतें होती हैं? देखिए, आजकल जो शादियां हो रही हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं 20-25 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो 20-25 उम्र जो है वो एक बहुत ही अच्छी उम्र मानी जाती है, और 25 से 30 साल के उम्र के बीच में पहला बच्चा कर लेना चाहिए। इसके बाद में यूट्रस यदि पहला बच्चा हो गया है तो बहुत बड़ी समस्या आपकी खत्म होगी, क्योंकि एक बार यूट्रस अपना साइज ले लेता है तो दूसरा सेकेंडरी जो बच्चा है आप कभी भी कर लीजिए, पर पहला बच्चा 25 से 30 साल के बीच में कर लीजिए। ज़्यादा लेट होना अच्छा नहीं है। हाँ, यदि 20 से 25 साल की उम्र के पहले कर रहे हैं, 20-22 साल में भी आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ, ये जैसे आजकल कैरियर की चिंता है, बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो 25 साल से लेकर 30 साल की उम्र एक बहुत ही बेहतरीन उम्र है जब पहला बच्चा आप कर लें। और पहले बच्चे में बच्चों से अनुरोध भी है जो यंग हैं कि पहला बच्चा के लिए कोई दवाई वगैरह का यूज़ ना करें। यदि पहला बच्चा हो गया तो उसको रखें आप। पहला बच्चा करने के बाद में यदि कुछ दिन का गैप भी आपको, अब तो गवर्नमेंट भी काफ़ी दिन की छुट्टी देने लगी है, 6 साल भर की मैटरनिटी लीव मिलने लगी है। तो सरकार का भी फोकस है कि सभी को एक एक बच्चा तो हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समस्या है। हाँ, जो बच्चे काफ़ी दिन तक पढ़ाई में और इस तरह से रहते हैं तो बच्चे आगे चल के संतान की समस्या आती है। आपने बताया कि पहला बच्चा जो है 25 से 30 की उम्र के बीच में कर ही लेना चाहिए अगर आपकी शादी सही समय पे हुई है तो। दूसरा सवाल आपसे ये भी है यहाँ पे कि जैसे पहला किसी का बच्चा है, वो पहले उसने कंसीव कर लिया लेकिन वो प्रिपेयर नहीं है, वो पेरेंट्स जो है प्रिपेयर नहीं है कि हमें अभी बच्चा रखना है या फैमिली प्लानिंग करनी है, ऐसा कुछ भी उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, उन्होंने अवॉर्ड करवा दिया। तो पहली बार तो वो महिला उसने गर्भ धारण किया, लेकिन उसके बाद कई सालों की गैपिंग हो जाती है। तो ये गैपिंग क्या है, ये गैपिंग किस वजह से होती है? देखिए, जानकारों का कहना यह है कि यूट्रस में एक विंडो खुलती है और यदि वो विंडो खुली है तो इसके बाद में आपके हार्मोन्स भी सारे तैयार होते हैं और जब आपको कंसीव हुआ है और पहला बच्चा आपके यूट्रस में चिपक गया है तो वो यदि चलता है तो यूट्रस अपना एक फंक्शन पूरा करता है और 9 मंथ की ये जर्नी होती है। यदि यूट्रस अपना एक फंक्शन कर रहा है और करने के बाद में पहला यदि आप एबॉर्ट करा देते हैं तो कुछ लोगों में हम लोगों ने देखा है कि वाकई आगे चल के कंसीविंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंसीव नहीं हो पाते। हाँ, इसके बीच में एक क्वेश्चन और भी आता है कि एक फर्टिलिटी का होता है कि किसी किसी में फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है और किसी किसी में फर्टिलिटी लो होती है। इस फर्टिलिटी को तो हम AMH से टेस्ट कर लेते हैं, पर पहले बच्चे के बारे में जो धारणा है वो तो मैं तो अपने जो अनुभव है उससे यही कहूँगा कि आप पहला बच्चा 25 से 30 साल के बीच में कर लीजिए। किसी वजह से जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पहला बच्चा पहले ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपकी समस्याएं आपके सामने बहुत बुरी तरह से खड़ी हुई हैं। हमारे सामने पेशेंट आते हैं, आंखों में से आंसू होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से कहा आपको कि बच्चा अगर आपको करना है या फिर फैमिली प्लानिंग करनी है तो पहला बच्चा समय रहते ही कर लें। अगर आप पहले बच्चे को अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे कंसीविंग में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है या फिर कोई परामर्श लेना है तो हमारे स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी जनकपुरी दिल्ली में है, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने का कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल। आप कभी भी डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, आपके परामर्श में भी आपका सहायता करेंगे किस तरीके से आपको फैमिली प्लानिंग करनी है या फिर कोई भी इंटरनल दिक्कत है उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।